नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। आज अपन बात करेंगे हिंदी भाषा का उद्भव, विकास और हिंदी की प्रमुख बोलियां और संवैधानिक स्थिति। ये आपको ज्ञान सरोवर की बुक है जो आपको पूरे राजस्थान में किसी भी शॉप पे आपको ये मिल जाएगी। क्लास पूरी देखना, आगे मैं इस आपको बुक की फ़ोटो भी दिखा दूंगा और ऑनलाइन ऑर्डर के लिए नंबर भी आपको मैं बता दूंगा। तो शुरू करते हैं अपन। देखो, ये एक प्रकार से रिवीजन क्लास है जो आपको एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में आपके काम आएगी। देखो, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। सबसे पहले आता है सीताराम चतुर्वेदी। सीताराम चतुर्वेदी की एक ही लाइन याद रखना, संसार गूंग गूंग की विराट बस्ती। ये आते ही सीताराम चतुर्वेदी कर देना। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि संसार में लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती है जिसमें हिंदी भी एक है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। फिर आपका फैलन का कथन है, मिट्टी फैल जाती है, इसे याद कर लेना। हिंदी इसी मिट्टी की बोली है जो अरबी और फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। तो मिट्टी फैलन कर देना। याद रखने वाली रिवीजन क्लास है ये। ठीक है। फिर आता है मोनियर विलियम्स। मोनियर विलियम्स, एम से समझना, इसमें जेड और एफ जैसी चीज़ें आएगी। देवनागरी में यद्यपि जेड और एफ के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यहाँ ये भी ज्ञात लिपियों में से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है। आपके सामने ये परिभाषा पूछ देंगे और पूछेंगे किसकी है ये, तो मोनियर विलियम्स की। एम से समझना, इसको जेड और एफ जैसी चीज़ें आएगी। देवनागरी में यद्यपि जेड और एफ के लिए वर्ण नहीं है। ठीक है। उसके बाद इसमें आती है आपके गिरेशन। ये कहते हैं यही हिंदी एक भाषा है जिसमें दो विभिन्न प्रांतों के लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो गिरीशन, और ये भारत में सर्वत्र समझी गई है। गिरीशन कहता है कि दो लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो ये गिरीशन बातचीत वाली बात आप इसको याद रखना। गिरीशन कहते हैं दो लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। फिर आता है आचार्य विनोबा भावे। ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम करेगी। विनोबा भावे वैसे भी एकता की बातें करते हैं, ज़्यादा मिलजुल के रहो, उससे अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। ये कथन आते ही विनोबा भावे का कथन आप लिख देना। फिर है प्राचीन भारतीय भाषाओं, जिससे सबसे पहले आपको पता है कि वैदिक संस्कृत आई थी 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। वैदिक के बाद उत्पत्ति होती है लौकिक संस्कृत, ये 800 से 500 ईसा पूर्व है, ये ध्यान रखना। ठीक है, 2000 से 800, 800 से 500। फिर है आपके मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसके बाद में आती है आपके पाली, जिसको प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। 500 ईसा पूर्व से आपके 1 ईस्वी तक। प्राकृत, पाली के बाद में आती है प्राकृत, इसको द्वितीय प्राकृत कहते हैं। 1 ईस्वी तक, 500 ईस्वी तक। फिर आता है आपके प्राकृत के बाद में अपभ्रंश, तृतीय प्राकृत बोलते हैं, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य 1000 ईस्वी से अब तक। आपको पता है कि 9 सितंबर 1949, ये एग्ज़ाम डेट पूछी जाती है, संविधान की 8वीं अनुसूची और अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को राजभाषा और इसकी लिपि देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया। ये कथन एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। 9वीं सदी में ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ये पीवाई क्यू क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से। संस्कृत हो गई, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, गुजराती, गढ़वाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में आती है। फिर क्वेश्चन आया था ये आपके कि बांग्ला लिपि पूर्व नागरी लिपि का एक परिमार्जित रूप है, ये देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आते। 3 ऑप्शन यहाँ से उठा दिए, एक आपके बांग्ला दे दिया। पर बांग्ला लिपि तो पूर्व नागरी लिपि का एक परिमार्जित रूप है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब देखो, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। अब अपन देखते हैं अपभ्रंश में शौर श्रेणी और आधुनिक भारतीय भाषाएं। शौर श्रेणी में क्या क्या आएगा आपके? एक तो गुजराती भाषा, एक पश्चिमी हिंदी, एक राजस्थानी, एक आपके पहाड़ी। ये किस में आएंगे? शौर श्रेणी में। तो आप मोटा मोटी इसको ध्यान रखना, गुजराती, ठीक है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। अर्धमागधी में आपके आएगी पूर्वी हिंदी, इधर वाली, ठीक है, ऐसे समझ लेना। फिर आता है मागधी। मागधी में आपके अपन बात करें पूरा का पूरा, ये देखते हैं बिहारी, बंगाली, असम और उड़िया। तो ध्यान रखना, बिहारी मागधी में, बंगाली, असम और उड़िया। महाराष्ट्र में बात करते हैं तो मराठी भाषा सही इसमें भाषा आ जाएगी। पैसाची में ध्यान रखना आपके लहंदा भाषा, इसको बोलते हैं के अपभ्रंश से, और पंजाबी, ये किस में आ जाएगी? पैसाची में। उसके बाद चलता है आपके ब्राचड़, इसमें सिंधी भाषा आ जाएगी। इसको एक एक को अपन डिटेल से पढ़ते हैं, एक प्रकार से रिवीजन क्लास है ये, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि इतना जल्दी, तो एक रिवीजन कैसे करते हैं, तो उस टाइम से एक बार चीज़ें सारी रिकॉल हो जाएगी, ठीक है। हिंदी भाषा का उद्गम शौर श्रेणी, मागधी, अर्धमागधी, अपभ्रंश से हुआ है, जिसकी 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी में कुल 22 भाषा, 5 उपभाषा है। 5 उपभाषा में पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, ठीक है। इसका ध्यान रखना। जैसे शौर श्रेणी अपभ्रंश पढ़ रहे हैं अपन, तो इसकी उपभाषाएं देख लो। पहले पश्चिमी हिंदी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में एक तो आपकी खड़ी बोली, इसको कोरवी बोलते हैं और ये PYQ क्वेश्चन है। ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, ये सब पश्चिमी हिंदी के पार्ट है, ठीक है। उपभाषा पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है, तो ये आप ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली नहीं है। ऑप्शन में एक खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणी, कन्नौजी, ये कोई और दे देगा, ठीक है। फिर अब शौर श्रेणी अपभ्रंश में पहाड़ी उपभाषा देखते हैं। पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ा, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। कमाऊन या इसको गढ़वाली भी बोलते हैं। फिर राजस्थानी में आप जानते ही हो कि पूरा का पूरा, एक तो उत्तरी राजस्थानी मेवात, दक्षिणी राजस्थानी मालवी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, पश्चिमी राजस्थानी आपके मारवाड़। अर्धमागधी में आती है आपकी पूर्वी हिंदी, ध्यान रखना। अर्धमागधी में क्या आता है? पूर्वी हिंदी आता है। पूर्वी हिंदी की उपभाषाएं देखते हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मागधी में बिहारी, बिहारी में मगही, मैथिली और भोजपुरी। ध्यान रखना, बिहारी में उपभाषाएं कौन कौन सी है? अब देखो, मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो ये तो आपकी चल रही उपभाषाएं, और ये इसमें चल रही है आपके बोलियां। तो ये आपके बिहारी की बोलियां, मगही, मैथिली और भोजपुरी। डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी की 5 उपभाषाएं कितनी है? 5 उपभाषा और 17 बोलियां। ऐसा कौन कहता है? नगेंद्र। भोलेनाथ तिवारी और हेम्बोल्ट ने भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी है? 16। फ्रीडियस म्यूलर ने भाषा परिवार की संख्या 100 मानी है। तो अलग अलग विद्वान है, अलग अलग कथन है, इन कथनों को एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब वह क्या सही थे, एक चीज़ अपन पढ़ते हैं इसमें। अब देखो, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यहाँ से शुरुआत होती है आपके, ठीक है। वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व, ध्यान रखना, से 1000 ईसा पूर्व। प्राचीन इसको संस्कृत भी कहा जाता है। हरदेव बिहारी ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है, ठीक है। फिर आता है आपके
लौकिक संस्कृत 1000 से 500 ईसा पूर्व, ध्यान रखना। इसे देव भाषा, क्लासिकल भाषा भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लासिकल भाषा या देव भाषा किसे कहते हैं? लौकिक संस्कृत। पश्चिमो उत्तरी बोली पर आधारित है ये। लौकिक भाषा का भाषिक विवेचन सबसे पहले पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है, ये ध्यान रखना। लौकिक भाषा का भाषिक विवेचन पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। प्राचीन काव्य ग्रंथ लौकिक संस्कृत में मिलता है, आपके रामायण। तो वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक, लौकिक के बाद में आती पाली, इसी को बोलते हैं आपके प्रथम प्राकृत, 500 ईसा पूर्व तक, 1 ईस्वी तक। इसका दूसरा नाम पाली का अभिलेखी या शिलालेखी है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे शिलालेख या अभिलेख मिलते हैं। पल्ली से पाली शब्द की उत्पत्ति होती है। बौद्ध साहित्य की रक्षा करने वाली भाषा पाली मानी जाती है। बौद्ध साहित्य की जो रक्षा कोई भाषा करी है तो वो आपके पाली है, ठीक है। बात करते हैं प्राकृत 1 ईस्वी तक 500 ईस्वी से। भरतमुनि ने संस्कृत के विकृत रूप को प्राकृत कहा। जो भरतमुनि है जिन्होंने नाट्यशास्त्र लिखा है, ये 2री सदी ईसा पूर्व के हैं, 2री सदी ईसा पूर्व। भरतमुनि ने संस्कृत के विकृत रूप को क्या कहा है? प्राकृत। तो देखो, वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत, इनका ऑर्डर ध्यान रखना ना, एग्जाम में आता है ये। जैन साहित्य इसी में मिलता है, पाली में तो बौद्ध, प्राकृत में जैन। PY क्वेश्चन है ये। प्राकृत को जैन आचार्य या आर्य भाषा भी कहकर पुकारते हैं। प्राकृत के बाद में आता है अपभ्रंश, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। किसके बाद आया ये? प्राकृत। प्राकृत के बाद क्या है? अपभ्रंश। अपभ्रंश को इसको अवट भी कहते हैं। देसी भाषा, ग्रामीण भाषा, अवहंस, अभिरोक्ति भी अपभ्रंश को कहते हैं, अन्य नाम इसको। रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृत भाषा का है। शुक्ल जी महाराज है जो कहते हैं कि अपभ्रंश आप तो प्राकृत भाषा हो, ठीक है। ये कथन एग्जाम में पूछ लिया गया। अपभ्रंश को प्राकृत भाषा कहने वाले तो शुक्ल है। अपभ्रंश को प्राकृत भाषा कहने वाले शुक्ल है। चंद्र शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को प्राकृत भाषा ने कहकर क्या कहा? पुरानी हिंदी। राहुल सांकृत्यायन ने परवर्ती अपभ्रंश को, जो परवर्ती अपभ्रंश है उसको हिंदी कहकर पुकारा, ठीक है। इसे किशोरी दास वाजपेयी ने नैण्य भाषा का, ठीक है। किसको? अपभ्रंश को। अपभ्रंश में कुल 10 स्वर होते हैं। लघु स्वर ये ए ई उ ए ओ, दीर्घ में आ ई उ ए ओ, ठीक है। ये बड़े आ जाएंगे इसमें। विद्यापति ने आवट को देसिल भाषा का अपभ्रंश बोलूँ या आवट बोलूँ, अन्य नाम पूछा जा सकता है कि आवट को देसिल बयाना किसने कहा? विद्यापति ने। भोला शंकर ने हिंदी का आरंभिक रूप को अवट कहा। भोला शंकर कहते हैं कि जो हिंदी का जो आरंभिक या प्रारंभिक रूप है वो अवट ही है। भरतमुनि ने अपभ्रंश को अभिरोक्ति का, ये शुरू में पढ़ा था। अपभ्रंश को अभिरोक्ति किसने कहा? भरतमुनि ने। दंडी ने अपभ्रंश को अमीरों की भाषा का, ठीक है। अमीरों की भाषा दंडी कहते हैं अपभ्रंश को। हरदेव बिहारी के अनुसार अवट का प्रथम प्रयोग, देखो अवट का प्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा वन रत्नाकर में मिलता है और एग्जाम में पूछा जाता है। एक लाइन से 2 क्वेश्चन कैसे आते हैं देखना। देखो, हरदेव बिहारी के अनुसार अवट को प्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर की जो रचना है वन रत्नाकर में मिलता है। ऐसे पूछ ले कि अवट का प्रथम प्रयोग इस ग्रंथ में मिलता है, किसने कहा? हरदेव बिहारी ने। ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया वन रत्नाकर किसका है, तो वन रत्नाकर आपके ज्योतिश्वर का है, ठीक है।
धनपाल द्वारा रचित भविष्य का हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ये। भविष्य का किसका ग्रंथ है? तो धन होगा तो वही भविष्यवाणी करेगा, इसे याद रख लेना। ये अपभ्रंश का पहला काव्य है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना इसको। भविष्य का अपभ्रंश का पहला काव्य। 9वीं और 11वीं सदी अपभ्रंश का श्रवण काल माना जाता है। गोल्डन टाइम श्रवण काल माना जाता है अपभ्रंश के लिए 9वीं और 11वीं सदी। अपभ्रंश उ आकार बहुला भाषा है, ध्यान रखना। अपभ्रंश उ आकार बहुला भाषा है। अवट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वन रत्नाकर में मिलता है। जो तीसरा भी पढ़ा था अपने, वन रत्नाकर। अवट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वन रत्नाकर में मिलता है। सुनीता कुमार चटर्जी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कौशली कहा है। ये भी एग्जाम आया हुआ है। सुनीता कुमारी चटर्जी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कौशली भाषा कहा है। चंद्र शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश, इसी को बोलते हैं अवट को, पुरानी हिंदी का है। देखो तो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, परवर्ती अपभ्रंश पूछ ले कि क्या है अपभ्रंश के, की परवर्ती अपभ्रंश अवट है। अवट को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्र शर्मा गुलेरी ने। हिंदी की भौगोलिक विस्तार और विविध रूप, एक एक चीज़ें अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं पश्चिमी हिंदी, ठीक है। सोर्स यानी अपभ्रंश, दो चीज़ें होती हैं इसमें। एक तो ओकार बहुला बोलियाँ पश्चिमी हिंदी में, एक आकार बहुला बोलियाँ। ओकार बहुला बोलियाँ में आपके पश्चिमी हिंदी में आपके आ जाएगा एक तो ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ओकार बहुला बोलियाँ पश्चिमी हिंदी की कौन सी नहीं है? तो ब्रज मिलेगा, कन्नौजी मिलेगा, बुंदेली मिलेगा। आकार में पश्चिमी हिंदी, हरियाणवी और खड़ी बोली, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से याद कर लो। देखो ओकार बहुला भाषा में पहले देखते हैं अपन ब्रज भाषा, ठीक है। बहुत आराम से पूरा वीडियो ज़रूर देखना, ये रिवीजन क्लास है ना। आपने पहले भी अगर पढ़ रखा है, नहीं भी पढ़ रखा है, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये भाषा डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सौ श्रेणी का मध्यवर्ती रूप, ध्यान रखना। ये भाषा डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सौर श्रेणी का मध्यवर्ती रूप है, तो इसको अच्छे से आप ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सौर श्रेणी का मध्यवर्ती रूप नगेंद्र ने किस भाषा को माना है? तो ब्रज। अन्य नाम में अपन देखते हैं अंतर्वर्ती, डांगी, जादोवाटी, आपके माथुरी, पिंगल, हिंदुई और ग्वालियर। ये इनके ब्रज भाषा के अन्य नाम से ब्रज भाषा को जाना जाता है। देखो ब्रज भाषा के अंतर्वर्ती, डांगी, जादोवाटी, माथुरी क्योंकि मथुरा में बोली जाती है, पिंगल क्योंकि राजस्थान के पूर्व इलाके में बोली जाती है, हिंदुई, ग्वालियर, ग्वालियर में सब यहाँ ब्रज बोली जाती है। इसके अन्य नाम है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये ना। ब्रज का केंद्र आपके मथुरा या वृंदावन है। ब्रज भाषा को सर्वप्रथम ईश्वर चंद्र गुप्त ने इसे ब्रजवर्ती या बंगला कहा है। देखो पूछ सकते हैं कि ब्रजवर्ती बंगला ब्रज भाषा को किसने कहा? तो ईश्वरी चंद्र गुप्त ने। ये आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, बरेली, ग्वालियर, भरतपुर, करौली, जयपुर के पूर्वी भाग में ये बोली जाती है। ये तो ये ध्यान रखना आप। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, बरेली, ग्वालियर, मथुरा, करौली। पूछा जा सकता है कि ब्रज कहाँ नहीं बोली जाती? ये तो आप यूपी वाले इलाके ध्यान ही रखना, ठीक है। यहाँ फिर आपके राजस्थान में भरतपुर, करौली, जयपुर के पूर्वी भाग। देखो ये ओकार पश्चिमी हिंदी में, ब्रज भाषा के बाद में कन्नौजी और बुंदेली।
ओकार बहुला में बोली आती है ये। अब कौन सा है? ब्रज के बाद में बूंदेली, ठीक है। बूंदेली के बाद में कन्नौजी आएगा। बूंदेली पश्चिमी हिंदी, ठीक है। बूंदेली में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में मिलता है। लोक साहित्य अगर कहीं देखना है आपको पर्याप्त मात्रा में तो बूंदेली में है, क्योंकि इसमें राजकीय संरक्षण भी प्राप्त हुआ है। झांसी, सागर, ग्वालियर, ओरछा, आपके दमोह और आपके सभी क्षेत्रों में ये बोली जाती है। तो झांसी, सागर, ग्वालियर, ओरछा, दमोह, ये सब ध्यान रखना आप। इसके बाद आता है कन्नौजी, पश्चिमी हिंदी ओकारा बहुला भाषा। कन्नौजी, इसका पुराना नाम पांचाल है भाई। क्या नाम है इसका? कन्नौजी का पुराना नाम पांचाल, इसीलिए इसे पांचाली भी कहते हैं। कन्नौजी को क्या कहते हैं? पांचाली। इसका केंद्र कन्नौज कहाँ है? इटावा। कानपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और फर्रुखाबाद में ये बोली बोली जाती है। तो यूपी वाले इलाके आप ध्यान रखना इनको। पश्चिमी हिंदी में आपके आकार बहुला, देखो पश्चिमी हिंदी में आते हैं। फिर आकार बहुला में हरियाणवी और खड़ी बोली, ठीक है। हरियाणवी में आ जाओ, इसे बागरू जाटू भी कहते हैं। बागरू या जाटू भी कहते हैं हरियाणवी। चंडीगढ़, पटियाला, हिसार, अम्बाला, रोहतक, करनाल, सब हरियाणवी की जगह आप हरियाणवी बोली जाएगी। अब देखो खड़ी बोली। खड़ी बोली का मूल नाम देखते हैं। खड़ी बोली को कोरवी राहुल शंकरत्यान ने कहा है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कोरवी किस बोली को कहते हैं? तो खड़ी बोली को। और ये किसने कहा? राहुल शंकरत्यान ने। खड़ी बोली का नामकरण लल्लू लाल ने प्रेम सागर में 1803 में किया। कोरवी तो कह दिया राहुल शंकरत्यान ने, पर खड़ी बोली का नामकरण किसने करा? तो लल्लू लाल ने। क्या ग्रंथ लिखा? ये प्रेम सागर, हर एग्जाम में आता है ये 1803 में। सुनीता कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को मर्दानी भाषा व जनपदीय हिंदुस्तानी का, देखो अच्छा क्वेश्चन है। सुनीता कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को मर्दानी भाषा, ध्यान रखना, और जनपदीय हिंदुस्तानी का है। ये शोर श्रेणी का उत्तरी रूप है खड़ी बोली, ठीक है। अन्य नाम देखते हैं। वर्नाक्युलर, देसी हिंदुस्तानी, ग्रेसन, डिंगल, देहलवी और हिंदवी। मानक रूप मेरठ में बोली जाती है ये, ठीक है। तो ये खड़ी बोली आप ध्यान रखना कहाँ बोली जाती है? मेरठ, यूपी में। कामता प्रसाद गुरु ने खड़ी का अर्थ करकट से लिया है। तासी चंद्रबली पांडे इसे शुद्ध प्राकृत और ठेठ कहकर पुकारते हैं। तासी और पांडे का ध्यान रखना, शुद्ध तो प्राकृत और ठेठ कहकर पुकारते हैं। खड़ी बोली का सर्वप्रसिद्ध महाकाव्य बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था जयशंकर प्रसाद का कामायनी। प्रथम खड़ी बोली महाकाव्य तो प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध तो कामायनी है। प्रथम कौन है? प्रिय प्रवास महाकाव्य है खड़ी बोली का प्रथम। दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, देहरादून, बिजनौर, रामपुरा के मुख्य रूप से बोली जाती है खड़ी बोली। तो मेरठ, दिल्ली, मुजफ्फरनगर, देहरादून, ये ध्यान रखना। पश्चिमी हिंदी के बाद आपके आती है पूर्वी हिंदी, अर्ध मागधी अपभ्रंश। देखो पूर्व हिंदी, अर्ध मागधी अपभ्रंश भी कहते हैं। बात करते हैं पहले अपन अवधि। पूर्व हिंदी में बात करते हैं अवधि। अवधि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग खुसरो ने करा था। आया हुआ क्वेश्चन है। केंद्र इसका अवध या अयोध्या था, ठीक है। अन्य नाम इसमें
बेसवाड़ी, कोसली या पूर्णी। तुलसी ने अवधी को गांव की भाषा कहा है। तुलसीदास ने अवधी को क्या कहा है? गांव की भाषा। तो पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी अपभ्रंश में पहले आता है अवधी, ध्यान रखना। आधुनिक अवधी के कवि है त्रिलोचन शास्त्री, ध्यान रखना इसका। काव्य में अवधी को प्रतिष्ठित करने का श्रेय सूफी कवियों को जाता है। जो काव्य में अवधी को प्रतिष्ठित करा था वो सूफी कवि है। रामचरितमानस ने बेसवाड़ी अवधी, देखो रामचरितमानस बेसवाड़ी अवधी में रचित है, ध्यान रखना। रामचरितमानस अवधी में रचित है। फिर आता है अवधी के बाद में बघेली। केंद्र इसका है रीवा, रीवा इसका केंद्र है। बघेली को दक्षिण अवधी भी कहते हैं। प्रसार क्षेत्र रीवा, नाडोल, सतना, महर, जबलपुर और शहडोल। तो ये आपके पूर्वी हिंदी में दो आ गई, एक तो अवधी रामचरितमानस बेसवाड़ी में रचित है, और एक आ गई आपके बघेली, ये रीवा केंद्र है, उसको दक्षिणी अवधी भी कहते हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ी, इसे लारिया या खलटाई भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसे लारिया या खलटाई भी कहते हैं छत्तीसगढ़ी को। लारिया या खलटाई किसको कहते हैं? छत्तीसगढ़ी को। ये किसका भाग है? पूर्वी हिंदी का। ठीक है, क्या बोलते हैं? अर्ध मागधी। फिर 3 नंबर आती है आपके मागधी अपभ्रंश में बिहारी हिंदी। बिहारी में बात करते हैं, सबसे पहले आती है भोजपुरी। बिहार में भोजपुरी आएगी सबसे पहले। भोजपुरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है भोजपुरी बिहारी हिंदी में, मागधी अपभ्रंश में। लोक प्रचलन की दृष्टि से ये हिंदी की सबसे बड़ी बोली है लोक प्रचलन में। प्रसार क्षेत्र में शाहबाद, बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, चंपारण, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया आदि यूपी के इसके क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बिहारी हिंदी में भोजपुरी पहले, मागधी। ठीक है, मागधी। फिर आती है आपके मगही। मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है। प्रसार क्षेत्र हजारीबाग, कटिहार, पालमू, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि क्षेत्रों में ये बोली जाती है मगही। ठीक है, बिहारी हिंदी मागधी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो मगही हो गया, इसको मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है। तो भोजपुरी हो गया, मगही हो गया। मैथिली, साहित्य दृष्टि से मैथिली बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न है। मैथिली बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली है मैथिली। प्रसार क्षेत्र मुजफ्फरनगर, मुंगेर, दरभंगा और पूर्णिया। फिर आता है आपके शोरसेनी अपभ्रंश में राजस्थानी। ये तो आपको सबको पता ही है, आपने पढ़ भी रखे होंगे सारी। देखो राजस्थान में वाला तो शोरसेनी अपभ्रंश से किसकी उत्पत्ति है? राजस्थानी। राजस्थानी में सबसे पहले आती है आपके मारवाड़ी, शुद्ध राजस्थानी बोलते हैं इसको। ये डिंगल शैली में है, सर्वाधिक भूभाग इसी का ही है, और रेगिस्तान प्रभावित जिलों में मारवाड़ी बोली जाती है। पूरा इलाका आप समझ सकते हो यहाँ से। फिर मेवाती आपको जानते ही हो, अलवर वाला इलाका, इसको मत्स्य जनपद में ये मिलती है, और अलवर ABCD ना। इस बोली पर ब्रज भाषा का स्पष्ट प्रभाव मिलता है, और ये मुख्यतः पिंगल शैली यहाँ पे। ठीक है, पिंगल शैली आ जाएगी यहाँ पे। मालवी आपको पता है कि प्रतापगढ़ और झालावाड़ इलाकों में मालवी बोली जाती है, छोटा इलाका है।
एमपी से सटा हुआ है। उज्जैन, देवास, भोपाल और मालवा इलाके में भी बोली जाती है। ढूंढाड़ी में 6 शब्द का प्रयोग करते हैं, एग्जाम में पूछा गया है। जयपुर और झारसाई इलाकों में, जयपुर के पूर्व इलाकों में और दौसा में ढूंढाड़ी बोली जाती है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है ना। दौसा, टोंक, किशनगढ़, अजमेर। फिर है पहाड़ी या खस अपभ्रंश। पहाड़ी में देखते हैं, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। पहाड़ी में मध्यवर्ती पहाड़ी में आप क्या आता है, सबसे पहले कुमाऊनी और दूसरा आता है गढ़वाली। कुमाऊनी पहाड़ी ये उत्तराखंड में नैनीताल, अल्मोड़ा में बोली जाती है। गढ़वाली बद्रीनाथ, चंबोली, उत्तरकाशी, टिहरी और गढ़वाल में बोली जाती है। पश्चिमी पहाड़ी, ठीक है, ये तो एक जैसे पहाड़ों में जैसे हो गई, ये तो मध्यवर्ती पहाड़ी। और ये आपके पश्चिम वाली पहाड़ी देखते हैं, नेपाली। नेपाली आपके धर्मशाला, चंबा, जौनसर, सिरमौर। ये पश्चिमी पहाड़ी और ये मध्यवर्ती पहाड़ी। ठीक है, दोनों ध्यान रखना। पश्चिमी पहाड़ी में नेपाली बोली जाती है। अब यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हिंदी की यदि कोई व्याकरण समेत बोली है तो वह है उर्दू। ये भी आया हुआ है। हिंदी की कोई व्याकरण समेत कोई बोली है तो वो उर्दू है, जिसमें व्याकरण साथ में है। ग्रीसन ने उर्दू को ठेठ हिंदी की संज्ञा दी है। तो ग्रीसन ने उर्दू को ठेठ हिंदी की संज्ञा किसने दी है? ग्रीसन ने। ग्रीसन को बोलना नहीं है। ग्रीसन ने खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर या देसी भाषा का है। दो को ग्रीसन कहते हैं उर्दू तो आप ठेठ हिंदी हो, ठीक है, और खड़ी बोली वर्नाक्यूलर या ऐसी को बोलते हैं आप देसी भाषा की संज्ञा दी है। फिर है शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने भाषाई समानता के आधार पर शब्दावली को माना है। शुक्ल कहते हैं भाषाई समानता का आधार शब्दावली को माना। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि शुक्ल का कहते नहीं, रामचंद्र भाषाई समानता का आधार शब्दावली को माना है। इस आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने 18 बोलियों को हिंदी की बोली ठहराया। 18 बोलियों को हिंदी की बोली ठहराया और उर्दू को हिंदी से क्या कर दिया? पृथक। डॉक्टर धर्मवीर के अनुसार हिंदी की आत्मा, ठीक है, डॉक्टर धर्मवीर क्या कहते हैं, ने भाषाई समानता का आधार व्याकरण और ध्वनि विज्ञान को माना है। भाषाई की समानता का आधार एक तो व्याकरण और ध्वनि विज्ञान को माना है। इस आधार पर धर्मवीर ने उर्दू को हिंदी की बोली बताया। धर्मवीर तो कहते हैं उर्दू हिंदी की बोली है। ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली, कन्नौजी आदि स्वतंत्र भाषाएं माना, ये धर्मवीर है। ठीक है, का कथन है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ग्रेसन की पुस्तक और भाषा सर्वेक्षण। ग्रेसन पहले विद्वान थे जिन्होंने भारतीय भाषाओं का क्या करा? सर्वेक्षण किया। धीरेन्द्र वर्मा ने खड़ी बोली को सर हिंदी का है, ये ध्यान रखना। ग्रेसन पहले विद्वान थे, तो भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किसने करा? और भाषा सर्वेक्षण से पुस्तक किसकी है? ग्रेसन की। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। खड़ी बोली को सर हिंदी का तो धीरेन्द्र वर्मा ने। अब देखो आगे इसमें बात करते हैं। धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य के संपादक, 3 खंड, और हिंदी साहित्य कोश का संपादन भी धीरेन्द्र वर्मा ने किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ध्यान रखना। अब देखो मैं आपको किताब दिखाई देता हूँ कि कैसी किताब है और मार्केट में आपको कहाँ पे मिलेगी। इसके बाद ये अपन देखो, ये तो ऑनलाइन ऑर्डर देने के लिए ज्ञान सरोवर की सभी किताबों के व्हाट्सएप नंबर ये है 8949279482। ठीक है, ये व्हाट्सएप पे आप पहले सेव कर लो इनको। ज्ञान सरोवर की जितनी भी टू द पॉइंट सिलेक्शन बुक है आपको यहीं से मिलेगी 8949279482। और ये आपके सामने अभी जो अपन बुक कर रहे हैं
हिंदी वाली। ये वन लाइनर बुक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिलेक्शन बुक, ठीक है, जो एनसीईआरटी और हिंदी साहित्य सार संग्रह फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट, जेआरएफ, केवीएस सभी एग्ज़ाम के लिए हिंदी भाषा और साहित्य का संपूर्ण इतिहास एकदम एग्ज़ाम पैटर्न पे आपको ये बुक मिलेगी, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो ये शिक्षण विधियों की बुक है। यहाँ ये नंबर आप सेव कर लो, सारी किताबें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। मैं आपको नंबर एक बार और दिखा देता हूँ। सिलेक्शन बुक ये आपको मार्केट में भी मिल जाएगी, पूरे राजस्थान में किसी भी शॉप से ये बुक आप दिखा के ले सकते हो। और व्हाट्सएप पे लेना है आपको, फ्री डिलीवरी मिल जाएगी और 3 से 4 दिन में बुक आपके घर पे पहुंच जाएगी। ये व्हाट्सएप नंबर है ज्ञान सरोवर के 8949279482, ये सेव कर लो। आप अगर आपको मार्केट में नहीं मिले तो व्हाट्सएप नंबर सेम डिस्काउंट में आपको बुक मिल जाएगी यहाँ से। धन्यवाद। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में इसको अपन टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। रामविलास शर्मा से अपन शुरू करेंगे आगे, ठीक है।